चैनल ऑफ जीत शशि। आज की वीडियो में हम लोग नीट 2021 के जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत उसको डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और आपको ये भी बताएंगे कि नीट 2026 के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर नीट 2027 के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। जब मैं रिपीट होने की बात करता हूं तो आप ध्यान रखिएगा कि उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होना नीट में बहुत कम है, लेकिन हाँ सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो मैं वो भी बताते चलूंगा। अगर आप इस चैनल पे जीत शशि पे नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे बस एक गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मोटिवेशन मेरा बढ़ता है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको समय टू समय पे डिलीवर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं नीट 2021 का पेपर, जहां पे A to Z क्वेश्चन PYQ को देख रहे होंगे। सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि डिटेल में आपको ये भी बता रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कितना पॉसिबिलिटी आने का है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपको आइसोमेरिज्म का है। आइसोमर में अगर आपको बात करूं, आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में दो हमारे होता है, एक होता है स्टीरियो, एक होता है कन्फॉर्मर। तो ये कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है, डाइहाइड्रल एंगल, कौन सा एंगल, डाइहाइड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। देखो एस्थेन के ना, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है CH3, ये इथेन है। इथेन की अगर मैं इस वाले कार्बन को बोल दूं फ्रंट कार्बन, तो ये वाले कार्बन क्या हो जाएगा, बैक कार्बन हो जाएगा। और फ्रंट कार्बन को हम डॉट लाइन से दिखाते हैं और बैक कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं। फ्रंट कार्बन को डॉट लाइन से, बैक कार्बन को सर्कल से दिखा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। और जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के इमीडिएट पीछे होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। लेकिन अगर मान लो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कि अगर 60 डिग्री पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, डायहाइड्रल एंगल क्या होते हैं, 2 एंगल है। यहां पर इस कार्बन और हाइड्रोजन HCC, मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये जो H है, ये C है, ये वाला एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। और दो प्लेन के एंगल, अगर मैं बात करूं, ये वाला प्लेन, जो एक ये प्लेन दिख रहा है आगे वाला, और जो पीछे वाला प्लेन दिख रहा है, इस दोनों प्लेन के जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल। तो यहां पर डायहाइड्रल एंगल दो प्लेन के बीच में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहां पर डायहाइड्रल एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। और जो 0 डिग्री होता है, यहां पर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, जिस कारण ये इक्लिप्स वाला फॉर्म लीस्ट स्टेबल होता है, स्टेगर्ड वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। हमसे पूछ रहा था डायहाइड्रल एंगल, यानी दो प्लेन के बीच का एंगल लीस्ट स्टेबल, यानी स्लिप्ड में कितना होता है, कन्फर्मर ऑफ इथेन, यानी एंगल होता है सर कितना डिग्री, 0 डिग्री इज द राइट आंसर। यानी आंसर नंबर दिल्ली विल बी राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कहां मिलेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको दिख जाएंगे। देखो यहां पर क्लियर लिखा है, कार्बन एटम नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया। मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अंडरलाइन भी करते चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। द रियर एंड, जो पीछे वाला होता है कार्बन एटम अभी फ्रॉम द आई होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाए सर्कल से, जो मैंने पीछे बनाया भी था। और इस दोनों के बीच के जो एंगल होता है इसी को डायहाइड्रल एंगल बोलता है। दो प्लेन के बीच के एंगल को डायहाइड्रल एंगल, और दो बॉन्ड के बीच के एंगल जो होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। ओके, क्योंकि एक्चुअली में क्या करता है, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एटम से रिएक्ट नहीं करता, इनर्टनेस दिखाता है, इसीलिए इसको बोलता है नोबल गैस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। ध्यान रखना, इनकरेक्ट जब भी आपसे पूछता है तो सावधान रहेंगे। कह रहा है, पहला पॉइंट में कह रहा है नोबल गैसेज आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये बात बिल्कुल सही है, नोबल गैस जो होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, नोबल गैसेज वेरी हाई, गलत बात है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स, या जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या वीक डायपोल मोमेंट, मतलब वीक वंडरवाल फोर्स इसके बीच में एक्टिव होता है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, लो होता है। ये हाई नहीं होता है, ये लो होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। तो आंसर नंबर बी तो अपना मिल चुका है। कह रहा है नोबल गैसेज वीक डिस्पर्जन फोर्स, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया, बिल्कुल सही बात है। नोबल गैस के पास वीक डिस्पर्जन फोर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब कोई एक इनर्ट एटम में, मतलब जब कोई एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितना एनर्जी आपको देना पड़ता है, तो देखो अगर मान लो कोई नॉन मेटल है जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन के कारण ये एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन अगर मान लो कोई एटम है, नियॉन है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो, ये तो भैया खुद ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या कंप्लीट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। तो अगर इसमें आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा,
इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये किसका है, पी ब्लॉक का। अगर आप बात करोगे क्लास 12th में हमारा ग्रुप नंबर 18 है, तो ग्रुप नंबर 18 में इनर्ट गैस फैमिली में आपको मिल जाएगा। कहां पे, ये देखो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि समझा रहा था। एस्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर, स्टेटमेंट नंबर 1 वही दिया हुआ था। अगर बात करूं तो दे हैव वेरी लो, बता रहा हूं ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर। देखो एनसीईआरटी का लाइन, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे 2026 के हो, चाहे 2027 के हो, या फिर 2028 के हो, या फिर जूनियर भी स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो, या फिर जेई मेंस के भी स्टूडेंट हो, आपको एनसीईआरटी स्किप करके नहीं जाना है। एनसीईआरटी वो माता रानी है जिसके पांव अगर डेली छुओगे तो आपको डेली आशीर्वाद मिलेगा और आपके नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे। 180 आउट ऑफ 180 मिल सकते हैं नीट के अंदर, और जेई मेंस के अंदर 100 में से 100 मिल सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। एनसीईआरटी लाइनर सीधे उठ के आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। कह रहा है ये केमिकल रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये क्या है, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये क्या है, ये हमारा है पेरोक्साइड। ये क्या है, पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एल्कीन में अगर HBr का एडिशन करते हैं तो इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, खरास इफेक्ट, KHARASH, जिसको बोलते हैं खरास इफेक्ट बोलते हैं, या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। यहां पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है, AM के रूल से एडिशन होता है। AM के रूल से क्या होता है, ऐड होता है प्रोडक्ट। तो निगेटिव पार्ट जो HBr का प्लस है, इसका प्लस पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट। हालांकि मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, बट मैकेनिज्म नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया गया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, तो अगर मैं आपको प्रोडक्ट बनाऊं CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, हियर इज CH, और यहां पर H जुड़ जाएगा H, और निगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहां पर AM के रूल से ऐड हुआ है। कौन सा रूल से, AM के रूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा रूल से, AM के रूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हो निगेटिव पार्ट वहां गया जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आंसर नंबर A, आगरा विल बी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैकेनिज्म में सिंपल ये करना रहता है, BR एक्चुअली में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है ना। और ये क्या से होता है, पहले BR अटैक करता है, BR वहां अटैक करता है जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है बगल वाले कार्बन पे। तो यहां पर अगर BR अटैक करेगा तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, तो फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाला फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल है, तो BR यहां पर जुड़ जाएगा और बाद में H अटैक करता है। ठीक है, मैकेनिज्म है इसका। आप देख सकते हो एनसीईआरटी का लाइन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी का ये लाइन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना, एनसीईआरटी अगर आप एज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट एडिशन रिएक्शन भाया एंटी टू मार्कोनिकॉफ, जिसको बोलते हैं AM के एंटी मार्कोनिकॉफ। बहुत इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। आई होप आप एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्टिकुलर स्टेशन, कह रहा है ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो। पुराने जमाने के जो स्टूडेंट होंगे जिनका जन्म 2000 से पहले हुआ होगा, पहले रेडियो पे आता था ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, न्यू दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग होता था तो हमें सुनाई देता था, जिसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है 1368। ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का, नो डाटा चेंज, मतलब डिट्टो क्वेश्चन, नो डाटा चेंज। इतना मतलब आप समझ रहे हो, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। आपको दे दिया क्या, फ्रीक्वेंसी दे दिया, ओके, किलो हर्ज में दिया है, हर्ज में बदलेंगे। वेवलेंथ पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। देखो स्पीड ऑफ C बराबर म्यू लैम्डा होता है, आपको पता गया होगा, हर एक चैप्टर में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे ये चीजें पढ़ाया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन सेम डाटा पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 168 इंटू 10⁻³ हर्ज हो गया। ठीक है, हर्ज में हो गया, बहुत बढ़िया। और ये किस में है, मीटर पर सेकंड में है, बहुत बढ़िया। हर्ज क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स को हर्ज बोलते हैं। ठीक है, हर्ज इज नथिंग बट, और इसी को बोलते हैं क्या, सेकंड का इनवर्स, ये हर्ज इनवर्स ही होता है। ठीक है क्लास, तो अब देखेंगे अपने को क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल 300 इसको लिख देते हैं 3000, तो ये क्या हो जाएगा 10⁵ और 10⁵ को इधर लिख देना, 10⁻³ इधर कर दिए, 10⁵ उधर कर दिए, इधर आ गया 1638, इधर 10⁻3। तो अगर आप देखोगे ये कटेगा तो इधर हो जाएगा 2, आप ये इधर डिवाइड करोगे, लैम्डा बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके आया हूं तो मुझे आंसर पता है, नैनो मतलब मीटर में आएगा। एग्जैक्ट आप सॉल्व करोगे ये आएगा 219.28 के आसपास आएगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं आंसर नंबर A, आगरा विल बी राइट आंसर। एनसीईआरटी में देखो भैया डिट्टो क्वेश्चन विदाउट डाटा चेंज, देखो 1638, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर C भी दिया हुआ है एग्जैक्टली। देखो मैंने बोला ना, ये एनसीईआरटी मैं आपको क्या बताऊं, एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जितना आप सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप इस तरीका से समझ सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, नीट
2026 2027 वाले बच्चे या फिर जो बच्चे जेईई मेंस देते हैं उन सारे बच्चों के लिए, एडवांस के लिए हाँ आपको एनसीईआरटी से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको फिर से बोलूं तो भैया नीट और जेईई मेंस के लिए तो एनसीईआरटी देख लो, डिट्टो क्वेश्चन विदाउट अ सिंगल डाटा चेंज, आपको आंसर तक सेम आ रहे हैं। ठीक है, जिस बच्चों को आंसर भी याद होता है एनसीईआरटी का वो भी सीधे कर लेते हैं। चलिए एनी हाउ, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन सारे में से इनकरेक्ट कौन सा वो बताना चाह रहा है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड। देखो लेंथेनम क्या होता है, एंटेनम क्या होते हैं, आपको मैं बताऊं, आपको बताऊं क्या होता है। स्कूटर यमहा, मैं आपको लिख भी देता हूं, स्कूटर यमहा YA लाओ ऐसे। देखो ये क्या होता है, एस्केडियम एलिमेंट है। ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है। ये क्या होता है, ये टेरियम होता है। ये क्या होता है, लेंथेनम होता है। ये क्या होता है, एक्टिनम होता है। यही ना नीचे आता है 14 ग्रुप का, 14 एलिमेंट का सीरीज रखता है जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, और ये ना फिर मतलब 14 एलिमेंट का नीचे सीरीज रखता है जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे लेंथेनम में क्या होता है, ये होता है 4F सीरीज। कौन सा सीरीज, 4F सीरीज। और अगर मैं आपको बताऊं ये वाला जो होता है एक्टिनम होता है, ये होता है 5F सीरीज। और आपको बताते चलूं 5F का कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होता है ड्यू टू मतलब F का मतलब पुअर सिबलिंग ऑफ 5F मतलब ऑर्बिटल कंपेयर टू 4F ऑर्बिटल। तो कह रहा है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, यानी 5F वाला का ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन होता है कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, 5F का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है कंपेयर टू 4F। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमसे कह रहा है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड। स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा था, ध्यान रखें क्वेश्चन में। कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयन आर कलरलेस इन सॉलिड। ये स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट आयन, अगर मैं बात करूं जो भी लेंथेनम होता है +3 में होता है, ये सब क्या होते हैं, जनरली मैं आपको बात करूं तो ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, कलर्ड। लेकिन ये क्या कर रहा है, कलरलेस कर रहा है। तो यही स्टेटमेंट गलत है। तो यानी आंसर तो अपना मिल गया। लेंथेनॉइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेंथेनॉइड क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। एक्टिनोइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल, सही बात है। एक्टिनोइड हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे। तो रेडिएट स्पेशली व्हेन दे फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या चीज बढ़ गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, वही बात लिखा हुआ है। तो आंसर नंबर तो इसका सेकंड आ गया। अगर मैं आपको दिखाते चलूं एनसीईआरटी में, देखो टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, एक पॉइंट। मेनी ट्रेवलेंट आयर आर कलर्ड, जो कि वहां पर लिखा था सेकंड पॉइंट में, देखो यहां पर क्या लिखा था, कलरलेस। यही बात क्या था, गलत था, जो मैंने बोला ना, ये गलत लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना। ये कह रहा है मेनी ट्रावेलेंट आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड फेज एज वेल एज एक्वस फेज। तो ये स्टेटमेंट ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिख दिया था कलरलेस, इसलिए गलत हो गया। दैट नॉइड इज हाईली रिएक्टिव स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइड। देखो लाइन में हाईलाइट करके लाया हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है नजीत शशि, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ थोड़ा कंटिन्यूटी हम नहीं रह पा रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट आया, आप लोगों का प्यार रहा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाएंगे आपके लिए टू द पॉइंट, जो जेईई और नीट में आपको हेल्प करेगा। सिलेक्शन के लिए कंटेंट जो जरूरी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप अपने इस दोस्तों के इस चैनल को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले रेगुलर और मैं रेगुलर हो सकूं। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर टू एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट देन, देखो बस यहाँ वाई दिया है और लाइन बिल्कुल चेंज मतलब बिल्कुल चेप दिया है। यहाँ रीजन पूछ रहा है, रीजन मैंने बताया ना 5F का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है कंपेयर टू 4F, इसीलिए क्या होता है, इसका जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि 5F ऑर्बिटल ना F का पुअर सिल्डिंग होता है, 5F का पुअर सिल्डिंग, समझ रहे हो ना। तो चलिए ये बात आपको DNF ब्लॉक का एनसीईआरटी का लाइनर है जो मैंने दिखाया, प्रूफ भी आपको दिखाया एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हेजनबर्ग टू, हेजनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, हेजनबर्ग टेट, बेंजीन सल्फ्यूरिन क्लोराइड होता है, टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन एल्कली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है पहले समझो, ये चैप्टर है एमाइंस का क्वेश्चन है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एमाइंस, और एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं आपको सारे क्वेश्चन बोल रहा हूं। आप अगर बात करो ना 2021 में आउट ऑफ 45 में से 45 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। इतना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस। देखो ये हमारा बी मतलब इसको बोलते हैं BSC, बेंजील सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। C6H5SO2Cl2 होता है। इसको रिएक्ट कराते हैं अगर प्राइमरी अमाइन से। प्राइमरी अमाइन का क्या करता है, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, N से 2 H जुड़ा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे N से 2 H जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या करता है, बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन के साथ और बनाता है N इथाइल बेंजीन सल्फ्यूरिन सल्फोनामाइड, जो कि सोल्यूबल होता है अल्कली में। क्यों सोल्यूबल होता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक H होता है। अगर इसको आप बेस में डालोगे NaOH में तो इसका क्या करेगा, एसिडिक H को चुरा के भाग जाएगा और यहाँ पर Na आ जाएगा। तो बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H, ये प्राइमरी जो अमाइन होता है ये बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड में
है रिएक्ट भी करता है और सोल्यूबल भी होता है, लेकिन सेकेंडरी रिएक्ट तो करता है बट सोल्यूबल नहीं होता है, टर्सरी रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने में भी यूज होता है कौन सा रिएजेंट, हिजनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन है जो हमारा रिएक्ट कर लेगा और डिजोल्व होगा एल्कली में। सिंपल, आपको क्या देखना है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन है, बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी अमाइन है, नहीं। सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, बिल्कुल। आंसर नंबर सी राइट आंसर। ये कौन सा, टर्सरी अमाइन है। तो इसका आंसर क्या आ गया, मतलब चेन्नई विल बी राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर यहीं पर मान लो सेक अमाइन होता, तो सेक अमाइन होता तो ये रिएक्ट तो करता बट नॉट सोल्यूबल, रिएक्ट तो करता बट सोल्यूबल नहीं होता। लेकिन अगर टर्सरी अमाइन अगर होता, टर्ट अमाइन होता, तो टर्ट अमाइन क्या करता है, बेंजीन सल्फ्यूरिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन से ना आप इसको, इस कंपाउंड को, बेंजीन सल्फ्यूरिन क्लोराइड को आप अलग करने के लिए भी यूज करते हो। तो ये एक टेस्ट है जो कि अमाइन चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया गया, मैं आपको प्रूफ के लिए मैं आपको लाया हूं। देखो बेंजीन सल्फ्यूरिन क्लोराइड जो होता है, क्या होता है इसका यूज, C6H5SO2Cl2 होता है, SO2Cl, बिल्कुल सही बात है। नोन एज हिंसनबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, टर्सरी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, प्राइमरी के साथ सोल्यूबल होता है, क्योंकि मैंने बोला सोल्यूबल एसिडिक एच होने के कारण। सेकेंडरी में देखो एसिडिक एच नहीं है, इसलिए क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किसका रिएक्शन है, रिडॉक्स क्वेश्चन का चैप्टर का, रिडॉक्स का रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में ना जनरली अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस टाइप के आ रहा है, मैचअप्स टाइप के आ रहा है। मैचअप्स में आपको मैच द टाइप ऑफ रिएक्शन दे देंगे और इधर रिएक्शन दे देंगे, आपको मैच करने पड़ेंगे। देखो ये क्या है, अगर मैं आपको बात करूं, ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसे पता चला सर, अरे आपको दिख रहा है ना, एक रिएक्टेंट टूट रहा है दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमसे पूछ क्या रहा था, मेटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है सर, ये मोर रिएक्टिव मेटल है। क्या है सर, एल्युमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। हमारे पास निमोनिक्स होता है, आपको पता होगा, लिकबा, सरकाना, मगल, मंजनकर, फिसिड, कोनी, SNPBH, छापा, ये रिएक्टिविटी का सीरीज है। तो ये मोर रिएक्टिव मेटल जो है, कौन मोर रिएक्टिव मेटल सर, कौन रिएक्टिव मेटल, एल्युमिनियम जो है, ये क्या करेगा, क्रोमियम को इसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा और Al2O3 बना लेगा और क्रोमियम को अलग कर दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर आयरन मोर रिएक्टिव है, लेकिन अरे भैया यहां पर ये मेटल थोड़ी है, ये तो हमारा सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो गया। सिंपल क्या हो गया, एसिड मेटल एसिड रिएक्शन। क्या, कौन सा रिएक्शन आप बोलोगे, एसिड बेस बोल दो या क्या बोल दोगे, मेटल एसिड रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना, मैसिड एसिड रिएक्शन ये भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान रखना, मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एसिड रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन बोल दो, मेटल मतलब हाँ है मेटल, लेकिन किस टाइप का रिएक्शन है, ये सिंपल एसिड, अरे एक एसिड है और मेटल का ऑक्साइड, मेटल किस तरह का नेचर होता है, बेसिक नेचर, तो ये हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हो या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये कौन सा रिएक्शन है, ये है एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, एक एसिड, सॉरी एसिड बोलता हूं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, तो आंसर बी और सी दोनों सही होते, लेकिन मेटल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल आंसर बी वाला सही है। और ये क्या है, ये हमारा फिर से कौन सा रिएक्शन आ गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो सिंपल सो इजी। अगर एक प्रोडक्ट टूट रहा है 2 या 2 से अधिक में, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। अगर 2 या 2 से अधिक जुड़ रहा है एक में, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर हमारा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई एसिड आ गया और उसके साथ मेटल है, तो उसको सिंपल एसिड बेस रिएक्शन बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो। तो ये रिडॉक्स में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में टीचर पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी है। अगला क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, ये क्या है, ये क्या है क्वेश्चन, बट ये बिल्कुल लाइन ही गलत दे दिया, ये किसी और का ऑप्शन यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, चलो इसके लिए परेशान मत होना, हमारे डीटीपी थोड़ा थोड़ा खतरनाक काम कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो अपन उनको छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा माफ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बेचारे वो भी अपने लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट बताने। देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं प्रोपियोन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोपेनॉन का अगर आप ग्रिग्नाल रिएजेंट, ये GR है, ग्रिग्नाल रिएजेंट मतलब RMgX के साथ रिएक्ट कराओ, देखो ये हमारे पास जनरेट करता है RMg माइनस। यहां पर होता है डेल नेगेटिव, यहां पर होता है डेल पॉजिटिव, और ये ढूंढेगा हमारा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, जाके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद देखना क्या होगा, CH3, ये बॉन्ड खुल चुका होगा, इधर हो चुका होगा O माइनस, O माइनस के साथ MgBr आ चुका होगा। ठीक है, MgBr के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और इधर जुड़ चुका होगा CH3, और इधर जुड़ चुका होगा क्या, C2H5। अब अगर आप गौर से देखो ना, तो सेकंड बार आपको वाटर दे दिया है, वाटर के साथ साथ क्या दे दिया है, आपको H प्लस दे दिया है। और H2O और H प्लस के केस में ये क्या करता है, H प्लस जब भी देखता है O माइनस, तो ये क्या करेगा, लेके भाग जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा OH।
सी से जुड़ा हो जाएगा OH और इधर मिल जाएगा CH3 और इधर मिल जाएगा C2H5। बाकी बाय प्रोडक्ट में बिल्कुल Mg पहले से था Br इधर और यहां पर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, OH वाटर का। तो अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को तो ये मेन प्रोडक्ट से मतलब है कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने को द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन पूछ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो चीजें बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक में। सिंपल सी, आपको थोड़ा सा अगर आप पैसेंस के साथ अगर क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपसे बनेंगे। हाँ, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम के लिए देखो नोमेनक्लेचर कहां से करेंगे, वहां से करेंगे जहां से पास है। क्या पास है सर, फंक्शनल ग्रुप पाप है सब्सटेंस। यहां पर दो कार्बन है तो 1 2 3 C2H5 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 ना, इसको हम ओपन करके लिख सकते हो कैसे, CH3 और लिख सकते हो CH2, है ना। तो ये नंबर कार्बन 3, कार्बन नंबर 4। तो अगर आप देखोगे तो इस पे क्या है, 2 पे है मिथाइल, तो इसके हो गया 2 मिथाइल और हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आंसर नंबर दिल्ली विल बी राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको फिर से मैं कह रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए ग्रिग्नाल रिएजेंट ऑलवेज जनरेट R माइनस। ग्रिग्नाल रिएजेंट क्या करता है, ध्यान रखना, ये जनरेट करता है ऑलवेज जेनरेट क्या जनरेट करता है, ऑलवेज जनरेट R माइनस। और R माइनस जब भी जनरेट करेगा तो R माइनस क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ढूंढेगा इलेक्ट्रोफाइल को और उस हिसाब से ये रिएक्शन देगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में देखो ये दिया भी गया है। CH3OH ये हमारा क्या है, मेथनॉल है, और RMGX देखो यहाँ पर रिएक्ट किया है, हाइड्रोलाइज करने पर ये देखो पहला डिग्री प्राइमरी अल्कोहल बना, ये करने पर ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल बना, ये टर्सरी अल्कोहल। तो ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द गिवन। देखो जैसे जैसे नीचे जाते हैं HF HCl HBr HASD का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ आयोडीन है, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ता चला जाता है, और जितना जल्दी बॉन्ड बढ़ेगा उतना ही जल्दी हाइड्रोजन मतलब पानी में देगा या किसी भी सॉल्यूशन में देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल बढ़ेगा। स्टेटमेंट बिल्कुल 1 सही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। एज द साइज ऑफ एलिमेंट FCl Br I इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, आपको पता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, निमोनिक से याद करते हैं ना, है ना, और आंटी का नाम क्या था, TS टीनेसिन। ये पूरा 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन टीनेसिन, है ना, एलिमेंट है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हो आपको पता होगा नंबर ऑफ सेल बढ़ता है ना, जैसे ये सेकंड सेल का, इसमें 2 सेल होगा, इसमें 3 सेल होगा, इसमें 4 सेल होगा। तो कह रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ HF HCl HBr और HI के केस में डिक्रीज होगा। देखो छोटा बॉन्ड को तोड़ना, छोटा पेंसिल लो उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन बड़ा सा पेंसिल उसको तोड़ना आसान होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से आपको क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो वीक हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखोगे ना, स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 भी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ जाता, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वैसा हो जाता, ठीक है। आपको ये इस क्वेश्चन में अपना असर्शन रीजन है, इस क्वेश्चन में तो सिंपल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में देखो, यहां पर मैं दिखा भी दिया हूं, एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, एसिडिक नेचर दिया है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब आपको दिया गया है नीचे में। तो मैं आपको एनसीईआरटी का स्निप भी लगाते चल रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि सर कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप तो बोल रहे हो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या प्रूफ दे सकते हो? तो मैंने आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दिखा रहा हूं सारे ईयर में, ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है और पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ऑप्शन राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी। देखो सीपी क्या होता है, ये मोलर हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना। जबकि अगर मैं बात करूं आपसे, सीबी क्या होता है, ये भी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, लेकिन ये किस पे होता है, कांस्टेंट, ये होता है वॉल्यूम पे। इतनी बातें समझ में आया? अगर इतनी बातें समझ में आया, आपको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं बहुत प्यार से, सीपी माइनस सीबी बराबर होता है, ये हर एक बच्चों को रटा हुआ होता है। देखो ये 2-3 जगह पढ़ाया जाता है, ये आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, ये आपको फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, आंसर नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। देखो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया हूं कहां, द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किस चैप्टर का स्निप है। अगर आपको बात करूं थर्मोडायनामिक्स, आपकी क्लास 11th के बुक्स में अगर आपको मिल जाएंगे, थर्मोडायनामिक्स में ये पूरा क्यूबीसी बराबर क्या होता है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है सीबी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है सीपी डेल्टा टी, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो वहां से इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो सीपी माइनस सी बराबर आर रहता है। फॉर्मूला प्रूविंग में टाइम नहीं देना चाहता हूं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। आपको मैं स्निप दिखाते चल रहा हूं कि एनसीईआरटी का कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वाओ देखो ये क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी।
इससे आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ही आएंगे। नीट 2026 की बात करूं या 2027 की बात करूं या फिर आप जेईई मेंस की बात करूं, अप्रैल अटेम्प्ट वाले जो अभी बच्चे देंगे, आपके इससे आपको शेप और मतलब ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। PCL5 मैंने बना के लाया पहला स्ट्रक्चर ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये कौन सा शेप है? यह TBP का मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये कौन सा शेप है? SF6। देखो हमारे पास 6 लोन पेयर होते हैं, 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कौन सा शेप? इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल इसी को बोलते हैं। ये कौन सा शेप है? ऑक्टाहेड्रल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से धक्का मारेगा तो इसका शेप चेंज हो जाता है और ये बन जाता है स्क्वायर। इसको और दूसरा नाम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं? बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल। वहीं इसको क्या बोलते हैं? एक लोन पेयर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। बाय पिरामिडल क्योंकि एक ऊपर लोन पेयर हट गया तो अब पिरामिड बचेगा। ये क्या है? ये अपना बिल्कुल प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ही बना दिया हूं, सिंपल से है। नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर की हेल्प से आप आसानी से बता सकते हो। तो कहीं है मतलब TBP ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ए का ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बी का स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, यानी ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। अच्छा सी भी देख ले, सी का 1, डी देख ले। अरे सब में वही है क्या? ए का 4 बी का 3 सी का 2। देख लेना इसका ऑप्शन क्या सही है क्या गलत है। देखो मैं लिख देता हूं, ए का क्या हो जाएगा, मैं मिला ही देता हूं ना, आसान आपके लिए कर देता हूं। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इसका ई हो गया, इसका हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप, BR5 का हो गया स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। मतलब सी का फर्स्ट हो गया और डी का क्या हो गया? डी का हो गया 2। तो अपने पास ना मल्टीपल ऑप्शन, ये भी सही कर दिया है, ये भी सही कर दिया है। हमारे पास टाइपिस्ट थोड़े खतरनाक थे, ठीक है। आप देख लेना, ये भी सही कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये चेंजेज होंगे तो ऐसा नहीं होगा एक ही आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लेना। एक ही आंसर सही था या नॉट करेक्ट पूछ रहा था, ऐसा नहीं है, नहीं वो मिस्टेक किया। चलो कह रहा है द फ्लोइंग सॉल्यूशन वेयर prepared by dissolving 10 ग्राम of glucose C6H12O6, फॉर्मूला भी दे रखा है, into 50 ml of water, ओके, जिसका प्रेशर दिया है P1। 10 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व करा, यूरिया का फॉर्मूला दे दिया CH4N2O इन 250 ml ऑफ फिर से वाटर, ओके, सॉल्वेंट का अमाउंट कांस्टेंट कर दिया है। एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन अगेन 250 ml ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को ना पाई से डिनोट कर दो या पी से डिनोट कर दो। तो देखो आपको पता है पाई बराबर होता है I इंटू सी इंटू आर टी, वन सब मैन फैक्टर को इंक्लूड कर ले तो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वन सब मैन फैक्टर का ICRT। आई अच्छा सी क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फिक्स है, मोल इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको बताते चलो, मोल अपॉन होता है गिवन मास, और गिवन मास सबका फिक्स है, देखो 10 ग्राम, और डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका नंबर ऑफ मोल कम, और जिसका नंबर ऑफ मोल कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। सिंपल सी बात ना, मैंने बोला जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मोल कम, और जिसका मोल कम जो उसका सर ऑस्मोटिक प्रेशर कम। अगर आप देखो मोलर मास किसका ज्यादा, इसका 180 मैंने निकाल लिया है। आपको पूरा कैलकुलेशन इसीलिए क्योंकि थोड़ा टाइम बचे, वीडियो का लेंथ लंबा छोटा हो, थोड़ा आपके लिए आसान हो। आपको मोलर मास निकालना बहुत आसानी से जानते हो, मैंने निकाल भी लिया। मोलर मास सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा सर मतलब 3 वाले का। तो P3 का अगर मोलर मास ज्यादा तो इसका क्या कम? ऑस्मोटिक प्रेशर P3 का सबसे कम। उसके बाद किसका ज्यादा सर? उसके बाद सर मोलर मास किसका ज्यादा? उसके बाद सर P1 का ज्यादा, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसका सर? P2 का। क्यों? इसका मोलर मास कब से सबसे कम है, तो आंसर आ जाएगा P3, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, देन P1 देन P2, यानी सर P2 ग्रेटर देन P1 लेस देन P3। आंसर नंबर सी मतलब बी, बॉम्बे विल बी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन में 4 कोलिगेटिव प्रोपर्टी होता है। पहला होता है RLBP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये 4 आप अच्छे से कर लोगे ना तो नीट और जेईई में मैक्स ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप इन टॉपिक को बहुत कायदे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता भी दिया जो चीजें, कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी से दिखा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डी मतलब रिमूव, डी मतलब क्या होता है? रिमूव। डी मतलब होता है रिमूव। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन तो आप जानते ही हो, हाइड्रो हेलोजन मतलब एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन को हटाओ, उसके बाद 2 ब्रोमो पेंटेन में, और हमको 2 पेंटीन बना। तो कह रहा है कि ये किस रिएजेंट पे बेस, ये देखो रिएजेंट हमसे पूछ रहा है, रिएजेंट पे बेस क्वेश्चन आ गया कि यहां से यहां बनाना है, क्या ले। अच्छा ये प्रेजेंट भी नहीं पूछ रहा है, आपको बोला प्रोडक्ट कौन सा है। अगर आप बात करोगे ना 2 प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है सेटजेप प्रोडक्ट, एक बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेप प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है मोर स्टेबल। सेटजेप क्या होगा? अगर आप देखोगे यहां पर ये बना रहा है अभी मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्या स्टेबल बना रहा है? मोर स्टेबल। और जो मोर स्टेबल होता है ना, इसी को बोलते हैं क्या?
सेट जेप प्रोडक्ट, या जेट सेप भी कई कई बार बोल देते हैं। आप अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उस पर जेट सेप भी लिखा होता है। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनता, कब बनता, मान लो क्लास, ध्यान से देखना इधर, मैंने बोला यहां से बी आर हट रहा है और यहां से अगर एच हट जाए, मैंने बोला यहां से बी आर हट रहा है और अगर यहां से यहां पर CH2 एक एच कर दे, तो इधर अगर बनेगा, जैसे मैं एग्जांपल में आपको लिख भी रहा हूं, अगर ध्यान से देखो, मैंने बोला CH3 CH2 डबल बॉन्ड, इधर आ गया C, इधर आ गया क्या हमारे पास CH, और इधर आ गया सर CH2, अगर इधर आ गया CH2, इधर आ गया CH3, अगर ये प्रोडक्ट बनता तो ये क्या है सर, ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट, ये क्या बनता, लेस स्टेबल, पेंट 1 इन लेस स्टेबल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। और अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था, अपने को क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो उन्होंने दे रखा है क्या कि पेंटूइन, पेंटीन क्या है, मोस्ट स्टेबल है, और मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट क्या होता है, सेट जेप प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट जेप प्रोडक्ट विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, हुंस रूल, हुंस रूल तो यहाँ होता है नहीं, हुंस रूल तो हमारा होता है मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब और मतलब इलेक्ट्रॉन का आप अरेंजमेंट सीखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहां पर हुंस रूल लगाते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर मतलब पेयरिंग होगा। हॉफमैन रूल लेस स्टेबल के लिए होता है। हकर रूल ये तो हमारा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए होता है, एरोमेटिसिटी के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और मतलब डाउट बच्चा को आता है हॉफमैन और सेटजेप में, मैंने बता दिया, जो हॉफमैन होता है वो लेस स्टेबल होता है और सेटजेप होता है मोर स्टेबल। हमको दे रखा था पेंटूइन, पेंटूइन मोर स्टेबल प्रोडक्ट, अगर यही दिया होता पेंट 1 तो आंसर आता है हॉफमैन रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COON एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो ये क्या है ना, ये अगर आपको बताऊं तो ये आपको वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है सर, सॉल्ट है। और इसका अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो खरलॉस लॉ से निकलता है ना, जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। और ये किस चैप्टर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वाला सेक्शन क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने को दे रखा है, इज चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू। ओके ठीक है, उस किसका मुन्ना, आपको किसका फाइंड करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O Na का आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, मतलब H का फाइंड करना है, सॉरी CH3 C डबल O H का फाइंड करना है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो। मैंने पूछा अकॉर्डिंग टू खरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्या बोलता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसको 100% डिसोसिएट हो जाता है, मान के चलते हैं कब, जब उसका डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आप देखो CH3 COOH को लिख सकते हैं हमको NaCl HCl के हेल्प से कि इसका ये क्या है, सोडियम एसीटेट, क्या है सर, सोडियम एसीटेट, और माइन ऐड किए इसमें HCl, तो देखो ये जुड़ के सर NaCl बाहर चला जाएगा, तो NaCl का मोलर कंडक्टेंस माइनस कर देंगे। अब देखो CH3 COOH का कंडक्टेंस कितना दे रखा है, 91 दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस HCl का मोलर कंडक्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 426.16 दे रखा है। अगर आप बात करोगे माइनस करना पड़ेगा NaCl का, ताकि हमारे पास NaCl इधर जो ऐड हुआ था CH3 COOH मिल जाए और NaCl कट हो जाए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, यहां से क्या मिलेगा, CH3 COO माइनस और Na प्लस, क्या मिलेगा Na प्लस, यहां से क्या मिलेगा प्लस H प्लस और सर Cl माइनस। तो अगर आप देखोगे यहां पर NaCl बढ़ गया, NaCl को काटने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा NaCl, ताकि NaCl से NaCl कट जाए और CH3 COO माइनस और H प्लस जाके जुड़ के ये क्या बना ले, CH3 COOH। तो बहुत आसान होते हैं चीजें, आपको समझ में आना चाहिए। माइनस करेंगे 126.45, बहुत इजी कैलकुलेशन, बस आपको इसके बाद सॉल्व करना है। 0.16, ये आ गया 7 और ये आ गया 9 2 11 1, ये आ गया 576 माइनस 1.7, माइनस करेंगे 126.45। अगर आप देखोगे गौर से तो ये कितना आ गया, ये 16 में से 5 गया 1 और ये गया 11, 11 में से 4 गया 7, 7 4 11, इधर बच गया 6, 6 में से 0, इधर कितना बच गया 1, 1 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9। ठीक है क्लास, और इधर बच गया ये 4, 4 में से 1 गया तो ये बच गया 390.71, कहीं है, बिल्कुल है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्यों इसका यूनिट ये आया, क्योंकि इधर और भी यूनिट हमको दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड देखो 2-3 पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। या तो फैराडेज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको क्वेश्चंस आते हैं आपको नष्ट इक्वेशन पे बेस्ड, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, बेसिकली रिएक्शन कोसेंट लिखना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आते हैं आसानी से। देखो ये मैंने जो आपको अभी बताया ना, तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, क्या होता है खरलॉस लॉ, कैसे होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, सब कहानी लिया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, सेम डाटा पे KCl के लिए क्वेश्चन लिया है और अभी आपने को NaCl टाइप का पूछ लिया। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन इज, वाओ, कह रहा है ये आयन क्या, पहले देखो इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब क्या होता है, इथाइलिन का मतलब होता है 2, इथाइलिन मतलब अगर बात करो 2 हमारे पास जब भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड से होता है तो इसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन। अब देखो डायमाइन का मतलब होता है इससे 2 नाइट्रोजन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, डायमाइन का मतलब 2 नाइट्रोजन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से समझो, टेट्राएसिटेट, टेट्राएसिटेट का मतलब क्या होता है, 4
हमारे पास कौन सा है सर, एसिटिक एसिड वाला ग्रुप, तो CH3 COO बॉन्ड माइनस, ये एसिटेट एक हो गया, CH3 COO माइनस, ये दूसरा एसिटेट हो गया। फिर इधर भी जुड़ेगा इस कार्बन से भी सर, मतलब सॉरी कार्बन बोल रहा हूं, इस नाइट्रोजन से भी क्या जुड़ेगा, चार जुड़ेगा, तो मैंने बोला CH3 COO बॉन्ड माइनस, इधर क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो टेट्रा एसिटेट, मोनो एसिटेट, डाई एसिटेट, ट्राइएसिटेट, टेट्राएसिटेट, तो यही जो कंपाउंड है इसी को बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट। इसका डेंसिटी कितना होती है, 6 होता है, डेंसिटी कितना होता है, 6 होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो क्या आयन इज इथाइलिन डायमाइन इज इथाइलिन डायमाइन इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक्चुअली मैं ये इसको ये बोलना चाह रहा है, इथाइलिन डायमाइन, फिर से रिपीट कर रहा है, हेक्साडेंटेट ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, या फिर कुछ ऐसा लिखा होगा पॉलीडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड, कुछ अलग पॉइंट होगा, यहां पर वो नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है। यूनिडेंटेट, ये बात तो बिल्कुल गलत है। बाइडेंटेट लिगेंड विथ टू, नहीं बाइडेंटेट नहीं है, ट्राइडेंटेट नहीं, हाँ एक्चुअली में यहां क्या लिखा हुआ है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, कौन कौन सा डोनर होता है, ध्यान समझो, यहां पर होता है 2 नाइट्रोजन डोनर, 2 एन डोनर, कौन सा डोनर, नाइट्रोजन डोनर होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन जो होते हैं ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन, ये और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। और 4 क्या होते हैं, जो 4 होते हैं वो होते हैं O माइनस डोनर, 4 क्या होते हैं, O माइनस डोनर, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन का और 4 ऑक्सीजन का, तो टोटल हो गया 6, ठीक है ना। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये डोनर है, लोन पेयर डोनर है ना, ये डोनर इधर से हो गया, इधर से हो गया, मैं आपको 6 भी दिखा दिया ना। तो ये कहां से है, CN, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, CC का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि 2021 में इजी क्वेश्चन आए थे, पेपर का लेवल इजी था। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको समझ में आया होगा, सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, NCERT का सिंपल लगा दिया। अगला कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट विथ वेपर फेज। देखो बेरिलियम क्लोराइड ना, अगर आप बात करूं BeCl2, BeCl2 इसको बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। अगर आप बात करो ना इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखोगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे सर, देखो बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और क्लोरीन के साथ 1 2 3 4 5 6 7, इस क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और इधर 7। क्लोरीन ने अपना क्या कंप्लीट किया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ध्यान से देखना। इस क्लोरीन ने भी अपना क्या कंप्लीट किया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ध्यान से देखना। लेकिन अगर आप गौर से देखो बेरिलियम बेचारा ना, ये अपना कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाया है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, लुईस, अगर आप बात करूं एसिड की तरह काम करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर है ना। तो ये कैसा करता है, ये बनाता है डायमर बनाता है, क्या बनाता है, पहले डायमर बनाता है। डायमर किस स्टेट में बनाता है, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में पहले ये क्या बनाया, डायमर बनाया, और जब डायमर बनाया ना, तो डायमर बनाने के बाद इसमें गौर से देखो तो अब ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। पहले कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके बैलेंस में बॉन्डिंग के बाद, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, अब अगर आप गौर से देखोगे तो इसके इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये क्या करता है, सॉलिड स्टेट में ये बना लेता है पॉलीमर, क्या बना लेता है, पॉलीमर, ताकि अब देखो बेरिलियम 4 बना रहा है, देखो गौर से, 1 इधर, इधर देखो 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर देखो 3, इधर देखो 4। अब ये क्या किया, लगभग इसका जो ऑक्टेट अब तक कंप्लीट नहीं हो रहा था, पॉलीमर फॉर्म में ये अपना ऑक्टेट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या करता है ना, ये बेरिलियम वेपर फेज में बनाता है डायमर, लेकिन डायमर में चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, तो ये फर्दर और मतलब पॉलीमर बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो बेसिकली अगर आपको बताऊं तो ये बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पॉलीमर होता है ना, चेन फॉर्म होता है, पॉलीमर बोल दो, इसी को बोलते हैं चेन, है ना, चेन फॉर्म होता है, मतलब सॉलिड फेज में। वेपर फेज में क्या होता है, वेपर फेज में डायमर बनाता है। तो कहीं आंसर है यहाँ पर चेन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड फेज एंड वेपर फेज आर। भाई ये क्वेश्चन को कॉपी क्यों कर रहा है बार बार, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर दिया है, पता नहीं, चलो एनीहाउ मैं सही कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। लीनियर इन बोथ गलत, डायमर एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली। डायमर कहां होता है, सॉलिड फेज में, नहीं बात, ये गलत बात है। चेन इन बोथ, ये भी गलत बात है। तो यहां पर क्या लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा लीनियर, सॉरी यहां पर लिखा होगा चेन, पहले क्या होगा, सॉलिड फेज में चेन ना, चेन एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली। तो बिल्कुल यही आंसर क्या होगा अपना, सही होगा, क्योंकि सॉलिड फेज में चेन बनाता है, पॉलीमर बनाता है, और मतलब वेपर फेज में लीनियर होता है, क्योंकि क्या बनाता है सर, डायमर बनाता है। तो ये किस पे बेस्ड पे क्वेश्चन है, ये आपको अभी पढ़ाया जाता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में। कौन सा चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीजें आपको पता है ना, बॉन्डिंग बनाने के लिए बैक बॉन्डिंग, डायमराइजेशन, ये सब चीजें पढ़ाया जाता है आपको कॉन्सेप्ट। देखो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनए ब्लॉक। जिस बच्चों का ये 4 चैप्टर पे कमांड होगा ना, 99% चांसेज है कि वो आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो आपके मेन पेपर में आएगा उसको सॉल्व कर लोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। देखो नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग यहां पर कहां से होगा, यहां से होगा 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। तो आप बात करोगे 2 क्या है, मिथाइल है, 6 क्या है, मिथाइल है, उसके बाद सर क्या है 4 डेक इन, 10 का कार्बन है, तो आंसर तो यही आ गया। इसका नंबरिंग किधर से होगा, इसका नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बच्चा पूछेगा इधर से, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलता है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी, है ना। तो ये चीज आपको रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास में आएगा उधर से काम करेंगे, ठीक है ना। इधर नंबरिंग होगा 1 2 3 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10। तो इसका नाम हो गया 2,6 डाइमिथाइल। उसके बाद डेक 3 इन हो गया, यहाँ 4 इन है तो ये भी गलत हो गया, इसका भी नाम नहीं होगा। इधर नंबरिंग करोगे आप तो यहाँ से देखो पास आ रहा है 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, तो 5 पे दोनों ही आ रहा है, लेकिन 5 पे क्या है, इधर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स है तो नंबरिंग इधर से होगा, समझ रहे हो ना। पहले हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, ठीक है ना। इजी है नंबरिंग, आईयूपीएससी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है आरबीसी के डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है। अगर मैं आपको बताऊं आरबीसी डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, विटामिन B12 आपको पता हो, परनीसियस एनीमिया होता है, डिजीज का नाम है, जो कि आरबीसी डिफिशियंसी से होता है। ये कहां मिलेगा आपको, बायोमोलिक्यूल में मिल जाएगा। आपको मैं बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी में विटामिन की वजह से कौन कौन सा डिजीज होते हैं और उसका सोर्स कहां कहां से हमें मिलता है, ताकि वो डिजीज ना हो, वो मैंने आपको लगा दिया है और हाईलाइट कर दिया। विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया नाम का डिजीज होता है, जो कि आरबीसी डिफिशियंसी में हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन में अगर वो चीज कमी हो जाती है तो आरबीसी की डिफिशियंसी, तो हमारे बॉडी में परनीसियस एनीमिया। ये एक्चुअली में नीट वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए कौन चैप्टर, बायो मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। विटामिन B6 की वजह से पायरिडॉक्सिन होते हैं, थायमिन होता है B1 की वजह से, और राइबोफ्लेविन होते हैं B2 की वजह से। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी आ सकता है, याद होना चाहिए। आंसर नंबर ए आगरा विल बी राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड। देखो सी का तो फिक्स है भैया, ये 2p ऑर्बिटल यूज होगा। अब x ना डिपेंड करता है। अगर आप बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है 2p 3p ओवरलैपिंग हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है 2p 4p ओवरलैपिंग हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है 2p 5p ओवरलैपिंग हो रहा है। तो अगर आप बात करोगे ना, ओवरलैपिंग बढ़ते जा रहा है। ओवर बॉन्ड अगर देखो यहाँ 2p 2p हुआ तो बॉन्ड छोटा हुआ, 2p 3p हुआ थोड़ा बड़ा, 2p 4p हुआ और बॉन्ड बढ़ेगा, 2p 5p हुआ और बॉन्ड बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आते हैं क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड का लेंथ बढ़ता चला जाता है, बॉन्ड का लेंथ। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हो ना, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो डाउन द ग्रुप आने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि सर नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाता है। बाकी आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा था, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, और जितना बॉन्ड लंबा उतना बॉन्ड इंथैल्पी कम, उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। तो इसका आंसर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल आंसर नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपको दिखाने के लिए मैं डाटा भी दिखा सकता हूं। CH3 ऐप में बॉन्ड लेंथ देखो सबसे लंबा, तो बॉन्ड एनर्जी इसका सबसे, बॉन्ड CX बॉन्ड एनर्जी इसका सबसे ज्यादा, सॉरी मतलब बॉन्ड लेंथ इसका सबसे छोटा तो बॉन्ड एनर्जी इसका सबसे ज्यादा, और CH3I में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी इसका क्या आ गया, सबसे कम। आप देख रहे हो ना, जितना लंबा बॉन्ड उसको तोड़ने में, मतलब अगर मैं आपको बोलूं बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड एनर्जी। समझ में आया, जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगा, और जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में बॉन्ड एनर्जी उसका कम होगा। तो आंसर बहुत आसान था, मतलब CH3 आपका सबसे ज्यादा, और बाकी नीचे आने पर बॉन्ड बढ़ेगा तो चीजें कम हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिक मोल कॉन्सेप्ट का प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कार्बन का परसेंटेज 78 है, बहुत बढ़िया, 78% बाय वेट बाय मास। तो बचा हुआ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - 78, कितना आ गया 100 - 78, ये आ गया 22%। परसेंटेज दिया होता है तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा। इसको 12 से डिवाइड करो और उसको कितना से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 12 6 72, 12 6 72, यानी आ गया 12 6 72, यानी 6.5 के आसपास आ गया, और ये कितना आ गया, ये 22 ही रहेगा। अब जो नंबर आया उसको छोटा नंबर को सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6.5 नहीं, इसको 22 को डिवाइड करोगे 6.5 से तो ये भी एक प्यारा सा नंबर आएगा। ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, और ये अप्रोक्सीमेट 3.8 के आसपास आएगा, जिसको आप मोटा मोटी 4 लिख सकते हो। तो आप कार्बन का परसेंटेज आ गया 1, हाइड्रोजन का आ गया 4, तो फॉर्मूला बन गया CH4। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अगर हमको चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कुछ और डाटा दिया होता आसानी से निकाल देते। बहुत इजी क्वेश्चन, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस 2-3 फॉर्मूला होता है। इंपेरिकल मास बराबर, मतलब मॉलिक्यूलर मास बराबर n इंटू इंपेरिकल मास, या n बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इससे आपका आसान क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे क्या ही आसान आएगा, ये 9th 10th में भी आपको सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है among the following alkaline earth metal which one covalent and soluble in organic compound। देखो कह रहा है कि कौन
कोवेलेंट होगा। देखो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है ना, Ca2+ और हमारा क्लोरीन Cl के ऊपर -2 होता है ना, -1 होता है, और ये हमारा क्रिस क्रॉस फॉर्मूला होता है, CaCl2 बन जाता है। ये क्या है, ये प्योर आयनिक कंपाउंड है। क्या है, प्योर आयनिक। अगर मैं बात करूं स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो ये क्या होता है, Sr+2 और ये होता है Cl-, ये भी हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले कंपाउंड है, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो Mg+ का 2 Cl के ऊपर -1, ये भी क्या होते हैं, ये भी आयनिक होते हैं। लेकिन चूंकि इसका साइज, बेरिलियम अगर आपको बोलोगे Be2+ होते हैं, Cl- होते हैं, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं आयनिक फॉर्म में, नॉट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। बोलोगे क्यों सर, अभी तक तो सब वो कर रहे थे, सेम ग्रुप का एलिमेंट है। मैंने बोला इसका साइज लार्ज होता है, इसका साइज लार्ज होता है, इसका साइज लार्ज होता है, ये मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन बेरिलियम का साइज बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल साइज, जिसकी वजह से ना ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, और अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है तो यहां पर ना आयनिक बॉन्ड नहीं होके यहां पर क्या आ जाता है, जनरेट हो जाता है डेवलप DeVelo। फाइजान्स रूल के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो बेसिकली आप एक बात को समझो, स्मॉल साइज होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये जो है ना Be2+ Cl-। अभी तो मैंने बताया था BeCl2 गैसेस फॉर्म, मतलब वेपर फेज में क्या होता है, BeCl2 ये कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, मतलब किस फॉर्म में, मतलब पॉलीमर के फॉर्म में। और अगर डायमर बनाते हैं तो डायमर में ही अभी बनाया था, अभी जस्ट डिस्कस मैंने किया पिछले कुछ 2-3 स्लाइड में। क्वेश्चन अगर आपको बताऊं, BeCl2, ये देखो BeCl2 है ना, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, ये देखो ना BeCl2, यहां भी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहां भी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो यानी BeCl2 स्मॉल साइज होने की वजह से ये कोवैलेंट बनाएगा। बाकी इस ग्रुप के जितने भी हमारे होते हैं क्लोरीन के साथ, वो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। बिल्कुल बात सही है। अगर आप बनाओगे स्ट्रक्चर, ये बोरोन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को देखोगे गौर से, तो इसके इलेक्ट्रॉन देखो, बोरोन के इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं इसके वैलेंस में, इसमें कितना होता है, 7, 1 2, मतलब इसका अपना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप गौर से देखो, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, फ्लोरीन ने। अगर आप गौर से देखोगे, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, गौर से देखो, अगर आप गौर से देखोगे, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ना। चलो, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये जो है बोरोन ना, बीच वाला जो बोरोन है, इसके बैलेंस में बॉन्ड बनाने के बाद भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, 3 बॉन्ड बनाना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, है ना, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बाद, तो sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन कहीं आंसर में। बहुत इजी क्वेश्चन, चेन्नई विल बी राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द pKb ऑफ डाइमिथाइल एलामाइन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड। वीक एसिड और वीक बेस का pKa और pKb दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा, वीक एसिड और वीक बेस का है, और हमको डाइमिथाइलिन अमाइनिन और एसीटेट, यानी ये जो मिक्सचर है, ये वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है। उसके लिए पीएच का फॉर्मूला आपको आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम जो बच्चा नहीं पढ़ा है ना, मतलब मैं नीट 2027 वाले 2026 वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, जो अभी नहीं पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला बेस भी अगर कॉन्सेप्ट करके चले जाओगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। तो आप समझो पीएच इक्वल टू क्या होता है, 7 + ½ ऑफ pKa - pKb। डिपेंड करता है कि वीक एसिड वीक बेस में किसका पावर ज्यादा है। तो मैंने बोला 7 + ½ pKa एसिड का, एसिटिक एसिड का मतलब कितना दे रखा है pKa, मैंने बोला 4.77 माइनस pKb कितना दे रखा है 3.27। आप इसको सॉल्व करो, आपने बोला 7 + ½ ये हो गया सर 7 - 7 गया 0, इधर हो गया 5, इधर आ गया 4 - 3 1.7 प्लस ये कितना आ गया, अगर मैं इसको आधा करूं तो ये आ गया 0, ये कितना आ गया 0, 2 से जाएगा ना, ये आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और एक चला गया है ना 14 1 5 × 2 = 10, तो ये आ गया 0.75। तो ये कितना आ जाएगा 7.75 इज द pH ऑफ दिस वीक एसिड वीक बेस सॉल्यूशन, जो कंपाउंड था डाइमिथाइलिन अमोनियम एसीटेट, है ना। तो इसका pH आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा आयनिक इक्विलिब्रियम अगर नहीं पढ़ पाया है डिटेल से, तो आप फॉर्मूला कम से कम एक पेज में, जितने भी बफर सॉल्यूशन का हो, चाहे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का हो, चाहे स्प्रिंगली मतलब KSP का हो, चाहे पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस आर्नियस एसिड का होते हैं, ब्रोंस्टेड क्या होते हैं, तो ये वाला आप कर लीजिएगा, आपको सीधे फॉर्मूला बेस। मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। ओ फिर से देखो मतलब 2000 नीट 2021 में क्या हुआ था, आप काम देख सकते हो, एग्जैक्ट डिटो बेस्ड क्वेश्चंस आया है, मतलब बस डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, डिटो बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप गौर से देखोगे, फॉर अ रिएक्शन A to B, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है
माइनस का 4.2 किलो जूल पर मोल। एंड इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 9.6 किलो जूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, देखो आपको पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ाया जाता है और थर्मोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है कि डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होता है फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। और इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब मिनिमम एनर्जी कितना दे ताकि रिएक्शन एक्टिवेट हो जाए, जो और कुछ नहीं बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी होता है। हमसे बैकवर्ड पूछ रहा है, देखो डेल्टा एच आर का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी माइनस का 4.2 किलो जूल में दिया है, ध्यान रखना यूनिट सेम होना चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी इंथैल्पी यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9.6 प्लस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो यहां से हमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना आ जाएगा क्लास, अगर आप गौर से सॉल्व करोगे तो यहां पर ये इधर चला जाएगा माइनस, इधर चला जाएगा 8 और 9 और 4 13, है ना, माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लार्जर है किससे, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी से। तो यानी ग्राफ कैसा आ गया, इस ये जो ग्राफ का नेचर होना चाहिए, हो जाना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि मेजर बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी बहुत रिलीज हो रही है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा एक्सोथर्मिक, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो यानी प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगा। मेरी बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना दे रखा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है आपको 9.6, है ना, और बैकवर्ड का कितना दे रखा है, बैकवर्ड का दे रखा है आपको 13.8। तो ये हमारा कितना दे रखा है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये दे रखा है 9.6, तो यानी 9.6 से ज्यादा होना चाहिए बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड में कितना दे रखा है 13.8, तो यानी कौन सा आंसर सही है, एक्सोथर्मिक टाइप का होना, एक्सोथर्मिक किया है। ये किसका है, ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, मतलब सॉरी ये किसका ग्राफ है, मतलब आपको हीट इसमें देना पड़ेगा, किसका ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। सॉरी ये रिएक्शन किस नेचर का हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा ना। एंडोथर्मिक तो तब होता है जब आपको एनर्जी देना पड़ता है, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, देखेंगे द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म कौन दिखाता है, पीबीएफजी। पीबीएफजी का मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसके दोनों तरफ हमारा ग्रुप जुड़ा हो, जैसे हो गया इथर हो गया, थायो इथर हो गया, जैसे हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ईस्टर हो गया, ये सब ग्रुप क्या होता है, पॉली एफजी, पीबीएफजी होता है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे क्या हो गया, कीटोन हो गया, है ना। तो ये सब क्या दिखाते हैं, हमारे पास मेटामेरिज्म दिखाते हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं एक बार। इस कंपाउंड में तो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है सर, ये एल्केन है, एल्केन पीबीएफजी में कभी नहीं आता है। यहां पर अगर आप ड्यू चेक करो, ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2 होता है, यहां से ड्यू भी पता चल जाएगा ना। तो अगर आप देखोगे सी कितना है, कार्बन 3 है, 3 प्लस 1, तो यानी कितना हो गया 4, माइनस एच की वैल्यू कितना है 8, 8 माइनस 0, माइनस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 0 है, तो आपने बोला 8/2 करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 4, तो इसका भी ड्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ड्यू 0 है, ऑक्सीजन एक है, तो या तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा, या तो अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल तो दिखाता नहीं मेटामेरिज्म, या फिर क्या होगा, ईथर होगा, तो अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, तो ईथर दिखाता है मेटामेरिज्म, तो ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है। बात करूं मैं इसका, अब अच्छा मेटामेरिज्म शो करेगा तो 3 कंपाउंड का मेटामेरिज्म कैसे होगा, तो देखो दो, एक ये हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका इसका मेटामेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है 3 कार्बन का, है ना। तो मेटामेरिज्म ईथर का भी बनाएगा तो मेटामेरिज्म ईथर, लेकिन ये 3 कार्बन का मेटामेरिज्म मतलब ईथर नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें कैसे चेंज करोगे, 3 ही कार्बन है, चेंज नहीं कर सकते हो। 3 कार्बन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ड्यू निकालोगे, तो यहाँ पर ड्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन 3 कार्बन का CH3 इधर आ गया, C डबल बॉन्ड O इधर आ गया CH3, यहाँ पर भी मेटामेरिज्म नॉट पॉसिबल है, मेटामेरिज्म नॉट पॉसिबल, मेटामेरिज्म नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर अगर बात करोगे 4 कार्बन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक बार ये हो गया, ठीक है क्लास, एक बार ये हो गया, और यहाँ पर ड्यू आ रहा है, यहाँ पर ड्यू 0 आ रहा है इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पर भी गौर से देखोगे तो यहाँ पर ड्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या ड्यू 0 आ रहा है, मतलब अल्कोहल होगा या ईथर होगा। यहाँ पर C C C C, एक तो ये हो सकता है, दूसरा किसका होता है C C O और C C। ये कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, C4H10O का, मतलब कार्बन से मैंने हाइड्रोजन नहीं डाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यहाँ पर H3 होगा, यहाँ पर H3 H2 H2 H3, तो ये एंड ये क्या है, ये मेटामर्स है, ये क्या है मेटामर्स। तो आपको पहले मेटामर्स के लिए क्या देखना होगा, ड्यू निकाल के देखना होगा। अगर पीबीएफजी है और ड्यू अगर हमारे पास आ रहा है, तो ड्यू किसे हमें पता चल जाता है कौन सा फॉर्मूला होगा बेसिकली। तो फॉर्मूला के बाद हमें पता चल गया ये कंपाउंड यहाँ पर ये या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा, तो अल्कोहल के केस में नहीं, लेकिन ईथर के केस में 3 से ज्यादा कार्बन का कंपाउंड जो होता है वो मेटामर शो करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जर्कोनियम एंड हॉफनियम शो सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अरे वाह, ये तो हमारा लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं कि जर्कोनियम क्या होता है, ला हफ ता वरना रहमान उस्मान इरफान से पिटाई
और होगी। देखो यहाँ पर 10 एलिमेंट है, एक ये ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, यहाँ तक ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, 7, 8, 9, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो यहाँ पर 12 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर 10 ग्रुप आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आना भी चाहिए डी ब्लॉक में। इसके नीचे क्या होता है अगर आपको बात नहीं, लापता, यारी है ना, यारी, जरा, निभा, मौत तक है ना, कहां तक, मौत तक, रुकावट, राह में पड़ेगी है ना, राह पड़ेगी, आग में क्या हो जा, कूद जा है ना, सीडी। इन सब का साइज क्या हो जाता है, इसके अलावा इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इन सब का साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि पहली बार यहां पर किसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, लेंथेनॉइड समझते हो ना, एफ में, ड्यू टू लेंथनम कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड बोलते हैं इस फिनोमेना को, बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एफ का पुअर सीलिंग होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये कौन सा सीरीज है, अगर आप बात करूं तो 3D के बाद ये 4D सीरीज है। कौन सा सीरीज, ये 4D सीरीज है। और ये कौन सा सीरीज है, ये 5D सीरीज। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली ड्यू टू साइज सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, मैंने आपको करके भी बता दिया, क्वेश्चन भी कर दिया ताकि आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ होता नहीं है डी एंड एफ ब्लॉक में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात बता दिया, इसी कारण मेन रीजन है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं इसके कारण सेम रेडियस नहीं होता। हमको पूछ रहा था सेम रेडियस का रीजन बताओ, ये देखो जो मैंने बताया वो एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमसे कि कहां कहां पर हमारे पास कितने उसके पास बीएम होगा, तो यहां आपको पेयरिंग देखना पड़ेगा। देखो एफ ई अगर आप गौर से करोगे तो एफ ई कितना में है, यहां पर +3 में है, जिसके साथ क्या एस एफ एल है, एस एफ एल का मतलब पेयरिंग होगा। दूसरा क्या है, एफ ई अगेन हमारे पास +3 में है, लेकिन यहां पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। चौथा क्या है हमारे पास, एफ ई अगर गौर से देखोगे +2 में है, लेकिन इसके साथ क्या है, एस एफ एल है ना, पेयरिंग होगा। एफ ई के साथ किसमें +2 में, लेकिन क्या है, डब्ल्यू एफ एल है, पेयरिंग नहीं होगा। अगर आप देखोगे एसएफ कितना में होता है, आयरन, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 3d6 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 चला जाएगा तो 3d5 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, 3 चला जाएगा 3d5 बचेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d6 बचेगा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d6 बचेगा। लेकिन अगर मैं अब आपको क्या बताने चाह रहा हूं, ध्यान समझेंगे क्लास। अगर आपको बात बताऊं, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, अगर मैं आपको बात करूं इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होके आएगा, तो आएगा पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। सेम चीज अगर आपको मैं पहले हम ऑर्बिटल बना लेते हैं, पहले क्या बना लेते हैं, ऑर्बिटल को कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीजें बताना, कैसे मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान समझो, ये डी ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर। तो वही 5 ऑर्बिटल को अपन क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं ताकि अपन सारा में बता सकें कि क्या कहां पर होता है नहीं होता है, ठीक है क्लास। चलिए, अच्छा समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट आएगा। मुझे बहुत खुशी होता है आपको कोई भी डाउट बताते हुए, और मैं कोशिश करता हूं क्लास का हर एक बच्चा को आपको डाउट क्लियर करूं और आपको बताऊं अगर कुछ डाउट होता है तो। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा लेक्चर ना, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि सर कंटिन्यू करना है, इसको कंटिन्यू और थोड़ा लाइए सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर में प्रैक्टिस करा दिए, जो आप बोलोगे मैं कराऊंगा, लेकिन आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए 5 एसएफएल में पेयरिंग होगा, 1, 2, 3, 4, 5 पेयरिंग होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, दूसरा कहानी क्या है, फिर से देखो यहां पर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर तीसरा कहानी क्या है, Fe2+ में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। यहां पर क्या है हमारे पास Fe मतलब 6 है ना, और वीक फील्ड लिगेंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आपको समझाया ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, एन की वैल्यू 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है तो 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो इसका आ जाएगा 1 पॉइंट, यानी ए का आ गया फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ठीक है। बी का आ गया 5.92, बी का 1, ए का फोर्थ, बी का 1, आंसर नंबर यही आ गया। सी का आ गया 2, सी का आ गया 2, डी का आ गया सर 4.90, बिल्कुल सही बात है। समझ में आया ना, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो ना, FeCN6
3 माइनस, जिस बच्चे को अगर नहीं जानता देख लो, जिसका निकालना होता है x प्लस साइनाइड हमारे पास मोनोडेंटेड लिगैंड है, एक पे होता है चार्ज -1, नेट मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है, तो x माइनस 6 बराबर क्या माइनस का 3, x बराबर क्या माइनस का 3 प्लस का 6, यानी x आ गया +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर +3 में, +3 में यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, और लूज करने के बाद देखो CN हमें पता है कार्बन डोनर नाइट्रोजन डोनर आर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऑक्सीजन डोनर और हाइड्रोजन डोनर क्या होता है वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आसानी से आपको नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन बता दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, यहां पर ये क्या है सर, ट्राइब्रोमो एनिलीन है ना, Na2 प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या करता है आपको याद हो, ये हमारे पास जनरेट करता है BDC। अच्छा, ये बना भी दिया है, अब कह रहा है क्या ऐसा डाले कि ये BDC हट जाए और यहां पर नॉर्मल बेंजीन। देखो आपको मैं बताते चलूं, अगर आपको जब भी दो ही हमारे पास रिएजेंट होते हैं सिलेबस के हिसाब से कि हमको क्या करते हैं, जो हटा के और सिंपल हमारे पास बेंजीन देते हैं, एक रिएजेंट होते हैं, अगर आपसे रिएजेंट पूछे तो रिएजेंट नंबर 1 होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3CH2OH, ये फॉर्मूला किसका होता है, एथेनॉल का होता है क्लास। और जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है H3PO2, है ना, जो ये चला जाता है किसमें, मतलब इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या बोल सकते हो फॉस्फोरस एसिड, है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड में चला जाता है, H3PO3 होता है ना, H3PO3 H3PO4 में चला जाता है, ये खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करता है। इतना समझना, एनसीईआरटी में 2 रिएजेंट दिए हैं, इस दोनों रिएजेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पास क्या दे रखा है, CH3 CH2OH। अगर H3PO2 देता है या H3PO3 देता, H3PO2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, H3PO3 भी ले सकते हैं ना, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं, यही दोनों रिएजेंट आपके सिलेबस में मेन आपको आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम द गिवन पेयर्स ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक नॉट पेयर, कह रहा है देखो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 + 2 कितना हो गया 10, फ्लोरीन में कितना होता है 9 होता है, 9 + 1 कितना हो गया 10, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम में कितने होते हैं 11 - 1, ये कितना हो गया 10 हो गया। इसमें कितना होता है मैग्नीशियम में 12 - 2 कितना हो गया 10 हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। मैग्नीज कितना होता है, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम आयरन कोबाल्ट, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, मैग्नीज होता है 25 - 2, है ना, और यहाँ कितना होता है आयरन होता है 26 - 3, तो आप देख लो दोनों बराबर आ गया। आयरन कितना होता है, मैंने बोला 26 - 2, और मैग्नीज कितना होता है 25 - 2। हाँ, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यहाँ पर सब में बराबर आ रहे थे, यहाँ पर 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर भी 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पर अगर बात करूं 23-23 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं इस केस में 24 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस केस में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 23 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। पीरियोडिक टेबल का बहुत आसान क्वेश्चन, आई होप आप कर लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन गिनना होता है, आइसो सीरीज बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ आर्नियस इक्वेशन, ओके, आर्नियस प्लॉट वर्सेस एलएन वर्सेस, अच्छा एलएन वी वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ओके, द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द रिएक्शन इज गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना, ई दिया हुआ है, ये हमको पूछ रहा है ये क्या होगा, ओके, इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके देखो हमको पता है कि बराबर ए टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ और आर्नियस इक्वेशन में आपको पढ़ाया जाता है। थ्योरी ऑफ अगर आपको बात करूं कोलिजन थ्योरी में आपको इक्वेशन मिलता है, अगर एल एन दोनों तरफ लोगे तो ये यहां से यहां पर इक्वेशन पहुंच जाओगे, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ए टू द पावर। अब देखो ई ए बाय आर, यही चीज हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि ई ए बाय आर का जो स्लोप है क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इसका स्लोप क्या दे रखा है कितना सर, माइनस का 5 × 10⁻3। अब ये यहां से निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, अगर आप गौर से देखोगे तो ये आ जाएगा सर माइनस का 5 × 10⁻, क्या सर 3 इंटू, ध्यान रखना ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे इधर भी माइनस है, इंटू सर 8.314 मल्टीप्लाई करेंगे सर। अगर आपको बताऊं अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर, और देखो ये फार्मूला ना इजी फार्मूला है, ये देखो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दिया कि एल के बराबर ये चीज हमको कहाँ केमिकल काइनेटिक्स का आरएनएस इक्वेशन लास्ट वाला पोर्शन खोलोगे कोलिजन थ्योरी तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है, यानी 8314 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो हम इसीलिए करते हैं ना ताकि आप ये ना बोलो कि सर कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, 1 घंटे में कैसे पेपर सॉल्व करें। हम आपको डिस्कस के साथ साथ 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके सिखा रहे हैं। 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 1 5, 5 2 7, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 40 और 1 41, है ना। और हमारे पास कितना 0 है, 3 0 से 3 0 खा जाएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो अब देखो ये आ गया 41570, ये कितना आ गया जूल में आ गया, है ना। अपने को चाहिए जूल पर मोल में आ गया, है ना। और अपने को क्या चाहिए देखो गौर से, किलो जूल में, तो क्या आ जाएगा 41.570 किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल में तो यानी 10⁻³ पीछे आ जाएगा, तो आंसर आ गया ए नंबर, आगरा विल बी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको ध्यान और पेशेंस रख के करना होता है। फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये मैंने दिखाया आपको। अगला क्वेश्चन,
फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ध्यान रखना कौन सा एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल। आइडियल गैस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो गया कांस्टेंट। और डेल्टा यू किसका फंक्शन होता है, एनसीबी डेल्टा टी का फंक्शन होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, अरे टी कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो, तो यानी डेल्टा यू जीरो। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हम एक और बात दे रखा है, क्या दे रखा है सर, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है आइसोथर्मल में करेक्ट इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, क्या है सर, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है ना, ध्यान से दोस्तों देखो, ये दो और ये तो कट गया, अब हमें एस टोटल निकालना है। रिवर्सिबल अगर एक्सपेंशन होता है तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या होता है, सराउंडिंग। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमको पता होता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है सर, वो होता है डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, अगर दोनों को मिला दोगे तो वो क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो इसका डेल्टा एस नेट इंट्रोपी भी जीरो हो जाएगा, रिवर्सिबल है। डेल्टा एस टोटल नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ना कि जीरो, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो गया, चेन्नई विल बी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग, अरे एक का एंट्रोपी घटेगा दूसरा का एंट्रोपी बढ़ेगा, तो नेट डेल्टा एस टोटल इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो उस केस में डेल्टा एस टोपी जीरो होता है, लेकिन इस केस में डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग अरेंजमेंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब कह रहा है कौन सही नहीं है, नॉट, ध्यान रखना नॉट पूछ रहा है, कह रहा है इंक्रीजिंग एचडी के स्ट्रेंथ। सेम क्वेश्चन मैंने किया, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है H2 इंक्रीजिंग पीके, देखो एसिड अच्छा तो उसका पीके कम है ना। अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसे जैसे नीचे जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो पीके घटेगा, पीके घटेगा, तो इसका पीके ज्यादा होना चाहिए। ये बात क्या है, गलत है, ये बात गलत है, तो इसका आंसर यही सही आ जाएगा, इंक्रीजिंग एसिडिक। करेक्ट, देखो अगर मैं बात करूं एसिडिक नीचे जाने पर एच जल्दी देगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछ रहा है कौन करेक्ट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब अगर बात करूं नीचे जाने पर ये किस में है, +4 में, +4 में ही रहना चाहेगा, ये किस में है, +4 में, तो ये खुद रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है। पी ब्लॉक का ना इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस ये क्वेश्चन है कि नीचे वाला जो एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप से 2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये घटाना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर सही है। समझ में आया? अच्छा, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फ्लोइंग रिएक्शन। देखो अब ये ना एल्डिहाइड कीटोन का डिट्टो क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स क्या है। एक्स के लिए मैं अगर आपको बताऊं, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं CH3, इसको बोलते हैं बेंजीन के ऊपर CH3 लगा, इसको बोलते हैं टॉल्बिन, मिथाइल मतलब ये ग्रुप को मिथाइल बोल लेते हैं। क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2 के प्रेजेंस में होता क्या है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या करता है, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो ये ऑक्सीडाइजिंग करता है, और एक HCH तो होता ही है, इसके साथ साथ ये इसको ऑक्सीडाइज कैसे करता है, एनसीईआरटी ना डिट्टो इसी कुछ कंपाउंड होते हैं ना जिसको लिखता है, यहां पर हो जाता है OCrO HCl2 मतलब HCl इधर हो गया, और सेम कहानी OCrO HCl है ना 2, और यहां के बाद जब हाइड्रोलाइज होगा इधर तो इसको मिलेगा क्या, OH, इसको मिलेगा OH। मैं कलर चेंज करके लिखूं ताकि आपको समझ में आएगा, इसका मैं मतलब हम जो क्लास में आपको पढ़ाते हैं वो कैसे बताते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दिया। इसके बाद जब इसको ब्रेक करोगे यहां से क्लास, इसको मिल जाएगा OH, इसको मिल जाएगा H, इसको मिल जाएगा OH, इसको मिल जाएगा H। हमको पता होता है एक कार्बन पर 2 H एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहां से बन जाएगा ये हमारे पास क्या, बेंजल्डिहाइड। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है OCrOCH3, बिल्कुल यहां हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। देखो मैं एनसीईआरटी का डिट्टो एग्जांपल जो बोला था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एग्जैक्टली यही दिया। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। आपको एनसीईआरटी में जितने नेम्ड रिएक्शन है उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सारे नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक के अगर वो सीट कर लोगे, 15 से 20 पेज का सीट होगा, तो आपके ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे नीट के लेवल पे, जेईई मेंस के लेवल पे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वो ले लीजिएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 458 डिग्री सेल्सियस विद द बेंजीन 2 ऑक्टेन। ओके, बेंजीन का और ऑक्टेन का रेशियो दे रखा है, मोल का रेशियो 3:2, ठीक है क्लास। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या बताओ, हमको वेपर प्रेशर का बता दो क्या रेशियो। देखो एक बात समझो, अगर मैं बताऊं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं किसी का मोल फ्रैक्शन बोलूं, मोल फ्रैक्शन होता है गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। तो मैंने बोला अगर हमको ये पता है, दोनों का मोल पता है, तो हम यहां से दोनों का क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लिए। और जब मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालिए तो हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। देखो पी टोटल इन द वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म में बेंजीन का कितना है 280 दिया हुआ है,
और हमने मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है 3/5 निकाला है, प्लस वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ऑक्टेन का कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 420, प्लस ऑक्टेन का अपने मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है 4/5। अगर आप गौर से देखो 5 जा 25, 5 6 जा 30, अगर मैं बात करूं 8 5 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। अगर यहां से बात करूं 6 3 जा 18 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, प्लस अगर मैं यहां से बात करूं 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐड करूं अगर आप बात करूं 8 8 जा 16 1, 8 6 14 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 1 3 356, कहीं आंसर है 336 आ रहा है। ओके 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 ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। यहाँ पर 280 दिया है, 3/5 है, 5 5 25, 3 6 5 30, ठीक है, 5 8 5 40, 2 4 5 20, ठीक है, 6 18 8 हाथ में 1, 5 3 15, ओके 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 सॉरी 6 3 18 की 8 हाथ में कैरी 1, 5 16 होगा यहाँ पर, है ना। चलो थोड़ा मिस्टेक होता है वहाँ पर। अभी कितना आ गया 8 8 16 कैरी 1, और यहाँ 6 2 12 1 13 के 3 हाथ में 336 mm ऑफ Hg। क्यों mm ऑफ Hg सर? क्योंकि देखो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ऑक्टेन का, और इसका यूनिट दे रखा था m ऑफ Hg, इसीलिए इसका यूनिट कितना आ जाएगा m ऑफ Hg में। आसान क्वेश्चन, मैंने फिर से बोला आसान क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है द मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मैंने लिख भी लिया है पहले से क्वेश्चन में ताकि टाइम कम बचे। एसिटिक एसिड का दे रखा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिस्टेंस, अल्फा हमसे पूछ रहा है क्या होगा एसिटिक एसिड का, देखो भैया, और हमसे पूछ रहा है क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है H+ का और CH3COOH- का। खॉर्लॉस लॉ मैंने बताया था, अगर किसी हमारे पास आयन का अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है तो हम उस पूरे आयन से बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट में निकाल लेंगे। तो इसका कितना दिया है, इसका दिया हुआ है 350। अगर मैं आपसे बात करूं तो H+ का कितना दिया है, H+ का दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी H+ का दिया हुआ है, उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पर, H+ का नहीं, ये 300 जो ये 50 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है CH3COO- का, और इसका कितना दिया है, इसका दिया है 350। अगर आप दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 400, है ना, ये 400 आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा के लिए हमको निकालना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब कितना दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी 20 दे रखा है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने कितना निकाला 400 निकाला। यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 1 आ गया 20, है ना क्लास। अब 1/20 के बराबर क्या होता है C∝², लेकिन डिग्री ऑफ अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, अगर कम होता है लेस देन, अगर मान लो 5% होता है, अल्फा इज लेस देन अगर 5% होता है, जो कि है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, तो हम उसको 1 माइनस अल्फा को निगलेक्टेड मान लेंगे क्या 1 के बराबर, तो के बराबर क्या आ जाएगा अपने पास C∝²। तो अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट के पूछ रहा है, तो के क्या आ जाएगा C। अब देखो C का हमको कंसंट्रेशन दे रखा है कितना 0.007 इंटू, सर अल्फा कितना दे रखा है 1/20 का स्क्वायर, यानी 1/20 इंटू 1/20। यू सॉल्व एंड गेट योर आंसर, है ना। 1/20 ये कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं एक, मतलब ये आ जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइड बाय इंटू 10 की पावर -2, और इधर कितना आ गया क्लास, ये आ गया 7 और इधर 4/4। 7/4 को आप क्या लिख सकते हो, 7/4 को लिख सकते हो, अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3, इधर आ 0, 7 2 28, है ना, 7 चौक 28, इधर आ गया 2, 1.75 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको ध्यान होना चाहिए। 2-3 फॉर्मूला लगाया मैंने, ब्लू कलर से तीनों फॉर्मूला को लिख दिया है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन पे मूव करूं, अगला क्वेश्चन है CH3CH2CO- NaOH और क्या ले प्लस कि CH3 और Na2CO, इस रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए, इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, CO2 रिमूवल होता है ना, CO2 रिमूव होता है, और यहां पर आपको पता होता है NaOH, है ना, और हम लेते हैं क्या NaOH और लेते हैं CO, ये कितना रेशियो में 3:1 रेशियो में लेते हैं NaOH और C:2O। और अगर इसको हीट करते हैं, इस रिएक्शन को हीट करते हैं, तो जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है ना, एसिड का कंपाउंड होता है, उसका CO2 बाहर चला जाता है, NaOH के साथ NO2CO3 बना लेता है ना, और हमारे पास एल्केन बन जाता है। तो हमारे पास कहीं है CO इज द राइट आंसर। रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, रिएजेंट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे है, CO गेटरमान कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमान कोच रिएक्शन, है ना, याद होना चाहिए। RCO इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर बात करूं RCOH RCH कंसन, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और लास्ट वाले को अगर बोलो तो HBZ रिएक्शन बोलते हैं, हेल वोल्जार्ड जेलेंक्सी रिएक्शन। तो यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वन, सेकेंड,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन आंसर दिल्ली विल बी राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन, कह रहा है इसमें से क्या बनेगा। देखो ध्यान से देखो, NaBH4 क्या है, NaBH4 है अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, MRA, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, लेकिन ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ईस्टर को रिड्यूस, नो रिड्यूस, नॉट रिड्यूस, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो देखो इसको रिड्यूस कर देगा बट इसको कोई भी टच नहीं करेगा। तो कहीं ऐसा कंपाउंड है जहां पर इसको रिड्यूस होकर अल्कोहल बना चुका होगा और इसको रिड्यूस नहीं कर चुका होगा। बिल्कुल आंसर नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। देख सकते हो आप, सिर्फ मतलब कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया है, ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं किया है। देखो मैंने आपको NCERT स्निप लगा दिया है, NaBH4 रिडक्शन टू अल्कोहल, मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट, NaBH4 लिथियम एल्यूमिनेट, ये क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस किस को, अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। जबकि अगर प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन को ले जाता है। जबकि अगर बात करूं ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन पोलर, कह रहा है कौन नॉन पोलर है। POCl3, देखो क्लास स्ट्रक्चर देखो, POCl3, POCl3 का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर बात करूं 2, 3, 4, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। देखो स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा क्लास। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और 2, 5 बॉन्ड बना रहे हैं। देखो तो कैसे बनाएंगे, P डबल बॉन्ड O, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक टेट्राहाइड्रल ही होते हैं। लेकिन इन तीनों का जो नेट नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ बराबर नहीं है, तो इसका म्यू नॉन जीरो होगा, डायपोलमेंट जीरो तो नहीं होगा। CH2O, देखो CH2O कौन सा कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर H। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर, अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका TBP बनेगा। तो इसका जो नेट, जो डायपोल इधर खींच गया, ये नेट की नीचे की तरफ बराबर नहीं है, तो इसका भी म्यू नॉन जीरो ही होगा क्योंकि सेम नहीं है। SbCl5, देखो Sb फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट और 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 बॉन्ड कहां बनाएंगे, 3 बॉन्ड प्लेन में बनाएगा। 3 बॉन्ड कहां बनाएगा, एक प्लेन में बनाएगा, है ना। और ये 3 Cl Cl Cl, और ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और 2 ऊपर होगा, ये भी 2 एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर रहा होगा। इक्वेटोरियल वाला कैंसिल कर रहा होगा ऊपर नीचे, क्लास समझे, और ये कर रहा होगा एक प्लेन में कैंसिल, तो इसका जीरो हो जाएगा। सॉरी, इसका नॉन जीरो क्यों लिख रहा हूं, Sb मतलब ये आइडियल स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका डायपोलमेंट जीरो आ जाएगा। वहीं पर NO2 की बात करूं, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, तो यहाँ पर इसका भी मतलब नॉन जीरो ही होगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा किस स्ट्रक्चर का जिसका डायपोलमेंट जीरो होता है वो होता है नॉन पोलर, बाकी होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का फिर से CB का एक, मैंने बोला ना ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, चाहे हाइब्रिडाइजेशन पे आए, चाहे VSPR थ्योरी पे आए, चाहे शेप पूछ ले, चाहे डायपोलरिटी से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएगा ही आएगा। तो आपको मैंने पूरा थ्रू आउट द पेपर में आपको बताया नीट 2021 में कि क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है 2027 में, 2028 में। प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगला कौन सा ईयर के लिए आप नीट कौन कौन सा प्रीवियस ईयर का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। 2020 का या 2019 का या 2022 का रीअटेम्प्ट वाले का, आप जो भी चाहिए आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए। क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं बिना किसी बकवास का, 1 घंटे के अंदर मैंने कोशिश करता हूं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ध्यान रखिए। ओके।